चले जी। हम अपने एससीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एससीक्यू है 28-year-old man has history of repeated visits to the medical emergency every spring season। ठीक है, अब एज जो है पेशेंट की दैट इज 28 ईयर्स, और 28 ईयर्स की एज में वो मल्टीपल विजिट्स कर चुका है मेडिकल इमरजेंसी में। क्यों कर चुका है, किस टाइम पे कर चुका है? स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, अब उसने फिर दोबारा से प्रेजेंट किया है और इस दफा वो बहुत ज्यादा ब्रेथलेस है, और साथ में और क्या है, प्रोलॉन्ग्ड और फोर्सफुल एक्सपेरेटरी एफर्ट है, जस्ट साइलेंट है ऑस्कल्टेशन पे। हाफ एन आवर आफ्टर उसकी पीएच 7.4 है। जब हमने उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक किया तो 68, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेक किया तो 58। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? जिनको भी आवाज़ कम आ रही है काइंडली वो अपने जो फ़ोन है या लैपटॉप जो भी है उसका वॉल्यूम थोड़ा अप कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं तो नॉर्मली बोल रही हूँ जिस तरह मैं रोज़ बोलती हूँ। अस्थमा किस तरह पता चला अस्थमा है? वाई इट इज़ नॉट सीओपीडी और वाई इट इज़ नॉट ट्यूबरकुलोसिस, और हम इसको क्यों नहीं कह सकते कि ये ब्रोंकिएक्टेसिस है? यस एग्जैक्टली, स्प्रिंग सीजन है, सीजनल है, जो भी एसोसिएशन होती है विद द सीजन के साथ। वेरी गुड, ये नायाब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि साइलेंट चेस्ट जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ एस्थमा। तो स्प्रिंग सीजन है, साइलेंट चेस्ट है, मल्टीपल विजिट्स की हिस्ट्री है, यंग एज है, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये एस्थमा की तरफ जाती हैं। मतलब आप लोगों को लेक्चर जो हैं वो समझ में आ गए हैं। चलें जी। हाँ बिल्कुल, ये अफ़सा ने बिल्कुल ठीक बताया कि और कोई लॉन्ग टर्म हिस्ट्री भी नहीं एसोसिएटेड। वीजिंग होगी, अस्थमा में वीज होती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली ऑलवेज गिवन इन द सिनेरियो। ठीक है, अगर वीजिंग है तो वेल एंड गुड, ये एक बहुत अच्छा एक पिकिंग पॉइंट होता है अस्थमा के लिए। लेकिन अगर वीजिंग नहीं गिवन तो फिर आप चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिडिल एज नॉन एस्थमेटिक। अब इसने खुद ही बता दिया कि ऑलरेडी उसको एस्थमा की हिस्ट्री है, लेडी है, उसने प्रेजेंट किया है विद वर्सनिंग अटैक। अब यहाँ तक ही आपको पता चल गया कि वो जो एग्जामिनर है वो सिनेरियो में क्या बताना चाह रहा है। नॉन एस्थमेटिक है और अब उसने वर्सनिंग अटैक के साथ प्रेजेंट किया है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोई भी अगर नोन केस हो और वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करे विद एग्जैजरेटेड सिम्टम्स विद वर्सनिंग अटैक, तो उसको हम क्या कहते हैं? यस, स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं, एक्सरसर्बिशन कहते हैं, या फिर एक और तीसरी चीज हम एक्यूट सीवियर एस्थमा भी कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वी हैव रिसीव्ड अ पेशेंट विद नोन डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। अब यहाँ भी उसने बता दिया कि नोन डायग्नोसिस है, और अब क्या, अब उसने प्रेजेंट किया विद एक्सट्रीमली सीवियर डिस्निया। जी, अब पहले वो एस्थमेटिक है लेकिन अब सीवियर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया है, तो एक्यूट सीवियर एस्थमा या स्टेटस एस्थमेटिकस या एक्सरसर्बिशन ऑफ एस्थमा, कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, 25 ईयर्स पोल्ट्री फार्म वर्कर प्रेजेंट्स टू यू विद परसिस्टेंट कफ। ठीक है, अब पोल्ट्री फार्म वर्कर का उसने क्यों बताया है? क्या ये पोल्ट्री फार्म वर्कर ब्रोंकिएक्टेसिस के साथ एसोसिएटेड है, पोल्ट्री से एक्सपोजर
या फिर ये जो है सीओपीडी में होता है या अस्थमा में होता है? एलर्जी, एग्जैक्टली। ये उसने बर्ड एलर्जी शो करने बताने की कोशिश की है कि पोल्ट्री फार्म वर्कर है, उसने प्रेजेंट किया है विद परसिस्टेंट कफ और एपिसोडिक डिस्निया। तो जब भी एलर्जी की हिस्ट्री होगी और एलर्जी पे कफ और डिस्निया करा रही होगी, तो दैट विल बी इन द केस ऑफ एस्थमा। और एस्थमा के बारे में क्या एक स्पेशल बात है, इसके सिम्टम्स कब वर्स होते हैं? डे में होते हैं या नाइट में होते हैं? नाइट में होते हैं। ये जो अभी किसी ने पूछा था कि बीस का नहीं गिवन, तो नेक्स्ट सिनेरियो में भी उन्होंने 20 का बताया हुआ है। अच्छा, नाइट में क्यों सिम्टम्स वर्स होते हैं अस्थमा के? कोई एक बहुत अच्छा बच्चा जिसने लेक्चर गौर से सुना हो और जिसने थोड़ा सोचा भी हो बाद में। एग्जैक्टली, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लाइंग पोजीशन में हमारी एयरवे नैरो हो जाती हैं, सिक्रीशंस भी सिक्रीट होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, यस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट यहाँ पे कोई कह रहा था कि वीज का क्यों नहीं गिवन? वीज, ये नेक्स्ट सिनेरियो में इसने बता दिया जी, इमरजेंसी में आया है विद अनप्रोडक्टिव कफ है, वीज है और स्लीपलेस नाइट्स है, मतलब रात को उसको मसला ज़्यादा। अब रात को मसला ज़्यादा है, वीज है, या बेशक डायग्नोस्टिक पॉइंट्स नोट कर लें ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो आपको क्लिनिकल फीचर्स के पूरे पूरे पैराग्राफ ना पढ़ने पड़े। आपको एक दो पॉइंट्स जेन में रखें और उससे पता हो कि मैंने सिनेरियो डायग्नोज करना है। तो जब भी आपको एलर्जी का एक्सपोजर हो, सीजनल एसोसिएशन हो, वीजिंग हो, एक्सरसेबेशन ऑफ सिम्टम्स हो एट नाइट, तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये एस्थमा में आते हैं। ठीक है, कोई एक बंदा नोट कर ले, फिर बाद में ग्रुप में शेयर कर दे, या अगर सारे अपनी बुक्स पे लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब ये एक ही सिनेरियो, हम अभी सिर्फ एस्थमा डिस्कस कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीकों से कि आपको किस किस तरह सिनेरियो आ सकता है। नेक्स्ट, 26 ईयर ओल्ड, अब इसमें यंग पेशेंट्स आते हैं एस्थमा में। ठीक है, A 26-year-old male presents with the complaint of shortness of breath and dry cough for 2 weeks, which is हाँ, और एक और बात, एस्थमा में ड्राई कफ होती है। ठीक है, जो उसकी कह रहे हैं 2 वीक से उसको इशू है और ग्रेजुअली वर्स हो रही है। ही एडमिट्स टू हैव सिमिलर एपिसोड्स एवरी ईयर इन स्प्रिंग। चलें जो उसने खुद ही बता दिया कि स्प्रिंग में हर साल सेम मसले की वजह से बंदा इमरजेंसी में तशरीफ ले आता है। ठीक है, हाँ, सीजनल एसोसिएशन बता दी तो दैट इज एस्थमा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 27-year-old फीमेल विद अ 10 year हिस्ट्री ऑफ परसिस्टेंट वीजिंग। जी, अब एज क्या आ गई? यंग एज आ गई। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया राया ने कि उसने फादर की हिस्ट्री भी एटॉपिक डर्माटाइटिस की। तो एटॉपी की हिस्ट्री, एलर्जी की हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो पेशेंट्स प्री डिस्पोज होते हैं टू एस्थमा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी 27 ईयर है। 20s में हमेशा जो पेशेंट्स होते हैं वो यंग एज में आते हैं। अब उसने क्या हिस्ट्री दी? वीजिंग की है जी, उसने साथ में कफ भी बता दिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसने आगे ये भी बता दिया कि पेशेंट डायग्नोज्ड केस है क्रॉनिक परसिस्टेंट एस्थमा का। अब इमरजेंसी में आया तो दैट इज एक्सरसेपेशन। ठीक है, तो एस्थमा का सिनेरियो बहुत इजीली पिक हो जाता है। सबसे आसान सिनेरियो जो इजीली पिक हो जाते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं, कि कोई इनमें कंफ्यूजन नहीं होती, बड़े आराम से पता चल जाता है। अब तक हमने एस्थमा के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो अभी तक अगर किसी को एस्थमा की नहीं समझ आई कि हमने किस तरह डायग्नोज किया है तो वो बता दें। अभी आप लोग यहाँ पे जब पूछते हैं तो बताते नहीं हैं, फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि हमें हमें समझ नहीं आई जी, हम स्पीड ज़्यादा थी या जो है एक तरह की चीज़ें थी तो हमें मिक्स हो रही थी। तो अभी अगर कोई सिनेरियो आता है अस्थमा का, तो क्या आप उससे डायग्नोज कर लेंगे? कोई ऐसा बंदा जिसको पता ना चला हो कि हमने अस्थमा को किस तरह डायग्नोज करना है? कॉन्फिडेंस से आगे आया करें। नहीं समझ आई तो बताएं, कोई मसला नहीं है। हम एक दफ़ा दोबारा जो है चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, फिर भी नहीं समझ आती दूसरी दफ़ा कर लेंगे, तीसरी दफ़ा कर लेंगे। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ नहीं समझ आई। चलें जी, वेरी गुड।
ये अभी नमोनिया हमने नहीं पढ़ा, उसका लेक्चर होगा तो उसकी हम यूक्यूज बाद में डिस्कस करेंगे। टीबी भी नहीं पढ़ा, उसका भी लेक्चर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा सिनेरियो है A 25-year-old male presents with a history of chronic cough. अब chronic cough की हिस्ट्री है which is productive. अब कफ प्रोडक्टिव है तो क्या चीज रूल आउट हो गई? जी बिल्कुल, अगर कफ प्रोडक्टिव हो तो एस्थमा रूल आउट हो जाता है, क्योंकि एस्थमा में कौन सी कफ होती है? एग्जैक्टली एस्थमा में होती है ड्राई कफ। तो अब हमें पता चल गया है जी, एज यंग है, क्रॉनिक कफ है, लेकिन कफ प्रोडक्टिव है, तो दैट इज नॉट एस्थमा। एस्थमा एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विद ओकेजनल एपिसोड्स ऑफ हिमोप्टासिस फॉर 2 years। 2 साल से उसको हिमोप्टासिस हो रही है। पास्ट हिस्ट्री है पल्मोनरी टीबी की। अब यहाँ से बताएं, पास्ट हिस्ट्री है टीबी की। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हमने उसका किया, ये देख आंसर देख के नहीं बताना आपने, ठीक है ना? क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हमने किया तो हमें क्या मिला? हमें क्लबिंग मिली, ठीक है, दोनों हैंड्स के साथ में। कोर्स क्रैकल्स मिले बाय बेजिलर। इसको वो ए फिब्राइल है, उसका ESR 10 mm है। चलिए जी, वेरी गुड। अगर नहीं देखा तो यहाँ तक आपको क्या पता चला? इट इज ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, अब जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लग रहा है वो बताएं कि ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्यों लग रहा है, और जिन्होंने कहा है ब्रोंकिएक्टेसिस तो ये ब्रोंकिएक्टेसिस क्यों है। जल्दी से 3-4 फीचर्स बता दें ब्रोंकिएक्टेसिस के। जी बिल्कुल, क्लबिंग है, टीबी की हिस्ट्री है। तो जब भी, हाँ जी, राया ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। इन्फेक्शंस की वजह से होता है ज़्यादातर ब्रोंकिएक्टेसिस, तो उसने हिस्ट्री दी है इन्फेक्शन की। ठीक है, टीबी की हिस्ट्री है, क्लबिंग है, प्रोडक्टिव कफ है, तो ये सारी चीज़ें ब्रोंकिएक्टेसिस की तरफ पॉइंट करती हैं। आपने ब्रोंकिएक्टेसिस को कंफ्यूज नहीं करना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, उसमें एज सच किसी इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, और हमारे पास जो ब्रोंकिएक्टेसिस होता है उसमें प्रोडक्टिव कफ होती है, उसमें क्लबिंग मिलती है, जो कि सीओपीडी में नॉर्मली क्लबिंग नहीं मिलती। और क्या होता है ब्रोंकिएक्टेसिस में? हमें यहाँ पे कोर्स क्रैकल्स मिलते हैं, जो कि सीओपीडी में इतने प्रोमिनेंट नहीं मिलते। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास 35-year-old मेल हैज बीन डायग्नोज्ड अ केस ऑफ पल्मोनरी टीबी। जी, अब उसने हिस्ट्री दे दी है टीबी की। अब क्या है, वो एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट भी ले रहा था 9 months के लिए। अब उसको मलेज हो रहा है, कफ इंक्रीज हो रही है, कॉपियस स्पूटम है, यूजुअली वर्स इन द मॉर्निंग। हमने कहा था ना मॉर्निंग में सिक्रीशंस इंक्रीज होती हैं, तो जो उसकी प्रोडक्टिव कफ है, जो उसकी स्पूटम है, वो मॉर्निंग में ज्यादा होती है। और नाइट पे किसकी ज्यादा होती है सिम्टम्स जो है? सीओपीडी की। हाँ जी बिल्कुल, एस्थमा की नाइट पे ज्यादा होती हैं, तो ये आपने चीजें नोट कर लेनी है। और क्या बात है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होती हैं ऑन द चेंजिंग ऑफ पोस्चर। जब हमने एग्जामिनेशन किया तो एक तो टेकिपनिया था, फीवर था, और क्या था, डिजिटल क्लबिंग मिली हमें, कोर्स क्रेपिटेशंस मिली। तो ये वही सारी चीजें हैं जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 40-year-old स्मोकर प्रेजेंट्स टू ओपीडी विद कफ, प्रोडक्टिव एंड फाउल स्मेलिंग। He feels that he is able to cough out more sputum in particular posture। जब भी sputum और posture की एसोसिएशन आएगी तो आपने पहली चीज जो सोचनी है that is bronchiectasis। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, फाउल स्मेलिंग sputum होगा, पोस्चर के साथ चेंज हो रहा होगा। तो जब भी, और साथ में क्लबिंग दी होगी तो दैट इज ब्रोंकिएक्टेसिस। नेक्स्ट हमारे पास मिडिल एज लेडी ने जी प्रेजेंट किया है विद अटैक ऑफ कफ एंड ब्रेथ।
शी हैज़ बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एटलीस्ट थ्राइस इन द पास्ट 3 months। जब हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो वो एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रही थी, उसके हैं पल्स रेट 120 था, कोर्स क्रैकल्स थे। ठीक है, तो जो कोर्स क्रैकल्स हैं ये हमने पढ़ा है जी, ये तो डायग्नोस्टिक पॉइंट है हमारे पास ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए। ठीक है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा न्यूमोथोरेक्स। अभी हम सीओपीडी का सिनेरियो देख लें, उससे पहले ये देखते हैं। अब इसमें क्या है, 23 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट्स टू ओपीडी विद अ कंप्लेन ऑफ